हेलो बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। हम लोग क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया चालू किए थे। उसमें बताए थे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें से क्या क्या लक्षण प्रदर्शित होता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें से गैसों का उत्सर्जन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, अवक्षेप बन सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है और अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये सब लक्षण देखे थे रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं। और आज देखते हैं रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। किसी भी अभिक्रिया को हम या तो सूत्र लिख के प्रदर्शित करेंगे या तो प्रतीक लिख करके। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण इसमें लिखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को या तो सूत्र के द्वारा या तो प्रतीक के द्वारा दो तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे में मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ऑक्साइड का होता है। इसे रासायनिक समीकरण द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें आप लोग देखते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं ऐसे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको हम सूत्र के द्वारा कैसे लिखें, यानी सूत्र या प्रतीक के द्वारा कैसे लिखें। मैग्नीशियम को लिखेंगे ऐसे Mg और ऑक्सीजन को लिखेंगे O2 और ऐसे तीर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इस प्रकार से लिख दिए। यानी आगे देखेंगे कैसे जो है यौगिक का निर्माण हो रहा है। मैग्नीशियम जो है डबल आयन बनाता है। मैग्नीशियम के ऊपर डबल धनायन दिखाई देगा, ऑक्सीजन के ऊपर डबल माइनस दिखाई देगा। ये मैग्नीशियम का आयन हो गया, ऑक्सीजन का आयन। यहाँ पे दो इसके नीचे लिख देंगे और इसके ऊपर दो आयन दिखाई दे रहा है, दो इसके नीचे लिखेंगे, बनेगा Mg2 और O के नीचे दो, यानी इधर भी दो इधर भी दो, Mg2 और O2 बन गया। अब इसको काट सकते हैं, दो एक कम दो, दो एक कम दो, इसको सरल बना दिए तो बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। तो इस तरह से नाम लिख दिए और उसके सूत्र को नीचे लिख दिए। सूत्र बोले चाहे प्रतीक बोले, प्रतीकों के द्वारा या सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी किसी भी अभिक्रिया को चाहे तो इस प्रकार से लिख लिख के प्रदर्शित कर सकते हैं और इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे देखेंगे किस प्रकार से रासायनिक समीकरण लिखा जाता है और उसमें भी ये देख लेते हैं कि जो भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं, अणु होते हैं, पदार्थ होते हैं, यानी जो भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं अभिकर्मक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को, परमाणुओं को, अणुओं को, आयनों को, कुछ भी बोले, इनको कहते हैं अभिकर्मक। अभिकर्मक
और इसी को अभिकारक भी बोल सकते हैं। अभिकारक, अभिकारक कहें अभिकर्मक कहें बात एक ही है। और इसी को क्रियाधार भी बोला जाता है। अभिकारक को कहते हैं रिएक्टेंट और अभिकर्मक को कहते हैं रिएजेंट और इसी को बोल सकते हैं क्रियाकार। और इसके द्वारा जो नया पदार्थ बना इसे कहते हैं उत्पाद। उत्पाद इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्ट। यानी क्रिया में भाग लेने वाला क्रियाकार कहलाता है। इसको क्रियाकार भी बोल सकते हैं, क्रियाकार। और जो नया उत्पाद बना उसे क्रियाफल बोल सकते हैं, क्रियाफल। ये वाला नाम जो है ज्यादा दिखाई नहीं देगा। सबसे ज्यादा अभिकारक और उत्पाद जब भी लिखेंगे अभिकारक बोलेंगे और उत्पाद बोलेंगे। अब क्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को अभिकारक बोलेंगे और इसके बाद जो नया उत्पाद बना उसे उत्पाद या प्रोडक्ट बोल सकते हैं। जो नया पदार्थ बना उसे उत्पाद बोलेंगे। सबसे ज्यादा नाम यही लिखेंगे, अभिकारक और उत्पाद। तो चलिए देखते हैं अपक्रिया को लिखने का तरीका। किस प्रकार से अपक्रिया को लिखते हैं। किसी अपक्रिया को संतुलित अपक्रिया कहते हैं और किसी किसी अपक्रिया को असंतुलित अपक्रिया कहते हैं। मतलब अगर परमाणुओं की संख्या बराबर है अभिकारक और उत्पाद में देखा जाए, अभिकारक में जितने परमाणु दिखाई दे रहे हैं उत्पाद में भी उतने परमाणु दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वह रिएक्शन बैलेंस है, यानी वह संतुलित अभिक्रिया है। और जब अलग अलग दिखाई देंगे तब उसे कहते हैं असंतुलित अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण इसमें लिखेंगे ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर कोई तत्व है परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। अभिकारक और उत्पाद की बात हो रही है। जैसे में लिखें, जैसे में ये जिंक है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहाँ पे क्या होगा, जिंक सल्फेट के साथ जुड़ेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिए और जिंक के साथ सल्फेट को जोड़ दिए, बन गया जिंक सल्फेट। ये है जिंक और ये था सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फेट। और यह है जिंक सल्फेट, ये है जिंक सल्फेट और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से देखें, इसमें जिंक की संख्या एक है, यहाँ भी एक है, SO4 सल्फेट यहाँ पे एक है, यहाँ भी SO4 एक है। ऐसे भी देख सकते हैं, यस एक है, सल्फर एक है, सल्फर एक है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। जितने परमाणु इधर दिखाई दे रहे हैं अभिकारक की ओर, उतने ही परमाणु उत्पाद की ओर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये समीकरण संतुलित है। संतुलित मतलब बैलेंस है। संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहेंगे जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो, चाहे अभिकारक की बात करें चाहे उत्पाद की बात करें। यानी जितना अभिकारक में तत्व की संख्या होनी चाहिए उतना ही उत्पाद में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो असंतुलित रासायनिक समीकरण है और उसको बैलेंस करना पड़ेगा। किस प्रकार से बैलेंस करेंगे, आगे नियम दिया हुआ है। तो दूसरा नंबर लिखते हैं असंतुलित
असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें लिखेंगे ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक या उत्पाद में, अभिकारक या उत्पाद में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या बराबर न हो, बराबर न हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में, अभिकारक और उत्पाद दोनों को देखेंगे, अभिकारक और उत्पाद में एक या अधिक तत्व हो सकता है, किसी एक तत्व की बात हो और एक से अधिक तत्व की भी बात हो, यानी एक तत्व हो या एक से अधिक तत्व हो, उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। परमाणुओं की संख्या बराबर न हो तब उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे हम लिख दिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलके बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे मैग्नीशियम बराबर है, एक तत्व बराबर है, लेकिन दूसरा वाला जो तत्व है ऑक्सीजन, इसमें देखें ऑक्सीजन संख्या यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है। तो एक काम करते हैं, जब भी संख्या को बढ़ाना होता है तो नीचे नहीं लिखेंगे, नीचे लिखने से सूत्र अलग हो जाता है, यानी सूत्र ही बदल जाता है, वह अणु दूसरे अणु में परिवर्तित हो जाता है। और जब भी संख्या बढ़ाना होगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होगा, तब उसके आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आगे 2 लिख दिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, और जब आगे 2 लिख दिए तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया। आगे 2 का मतलब जितना रहेगा सब दोगुना हो जाएगा, इसका मतलब मैग्नीशियम को भी 2 करना है तो इसके आगे 2 लिखेंगे, नीचे लिखने से उसका अणुसूत्र बदल जाता है। इस प्रकार से दिखा सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित वाले में अभिकारक के परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर होती है, और असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर नहीं होती है। इसे हम संतुलित कर दिए, लेकिन अगर इसे संतुलित नहीं किए हैं, ऐसे हटा देते हैं, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ये है असंतुलित रासायनिक समीकरण। आगे देखते हैं समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, तरीका क्या है, कैसे हम संतुलित करेंगे। पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। वो कहता है पदार्थ का द्रव्यमान जो है कभी भी चेंज होता नहीं है, बदलता नहीं है। तो जितना द्रव्यमान होना चाहिए अभिकारक का, उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए उत्पाद का। जब तक परमाणु की संख्या बराबर न करें तब तक द्रव्यमान कैसे बराबर होगा। हर एक परमाणुओं का भार अलग अलग होता है, द्रव्यमान अलग अलग होता है। यहाँ पे चाहे भार बोले चाहे द्रव्यमान बोले, दोनों एक ही बात है। तो अभिकारक के द्रव्यमान तभी बराबर होंगे जब परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। तो इसलिए अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर रखते हैं, ताकि सबका द्रव्यमान अगर निकाला जाए, परमाणुओं का द्रव्यमान जब निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं अणु है तो इसमें जितने परमाणु है सबका अलग अलग भार होगा, तो सबका भार जब जोड़ देते हैं तो अणु भार बन जाता है। तो चाहे हम परमाणु भार लिखें चाहे अणु भार लिखें, यानी टोटल जब अभिकारकों का भार निकालेंगे तो उत्पाद के भार के बराबर आना चाहिए। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार समीकरण को बैलेंस करना आवश्यक हो जाता है। तो देखते हैं समीकरण को लिखा कैसे जाता है और बैलेंस कैसे करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के निर्देश। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखें, कैसे लिखें, तो सबसे पहले ये जानेंगे
कि जब भी रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो शुरुआत में जो लिखते हैं उसे अभिकारक बोलते हैं। जैसे लिख दिए कार्बन और ऑक्सीजन और इसको बदल दिए CO2 में, इसे कहते हैं अभिकारक। ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। यानी शुरुआत में लिखेंगे अभिकारक, इसके बाद से लगाएंगे तीर का निशान, इसके बाद उत्पाद लिखेंगे। तो जब भी अभिकारक लिख रहे हैं, अगर अभिकारक की संख्या 2 या 2 से अधिक के बीच में प्लस लिख देते हैं। अगर मान लेते हैं अगर एक और अभिकारक होता तो प्लस ला के उसको भी लिख देते हैं। तो जब भी 2 से ज्यादा अभिकारक दिखाई देगा तो उसमें प्लस का चिन्ह लिखेंगे और बीच में तीर लगाएंगे, फिर इसको बैलेंस करेंगे यानी परमाणु की संख्या को बराबर करेंगे। उसके बाद से देखेंगे अगर कोई परमाणु ठोस अवस्था में है तो ठोस के लिए ऐसे लिखा जाता है। अगर ठोस है तो यस लिखेंगे सॉलिड, अगर द्रव है तो यल लिख देते हैं लिक्विड, गैस है तो जी लिख देते हैं। यानी बगल में ऐसे, जैसे यहाँ पे CO2 गैस है तो ऐसे बगल में जी लिख दिए, इसका मतलब गैस लिख दिए। और एक बात ध्यान रखना है कि जब भी परमाणु की संख्या को बराबर करना हो तो कभी भी नीचे जो है संख्या नहीं बढ़ाएंगे। जैसे लिख रहे थे MgO2 बना दिए MgO, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, इसके आगे अगर 2 लिखते हैं तो सूत्र ही बदल गया इसका और सूत्र अलग हो गया, ये यौगिक जो है अलग प्रकार का हो गया। इसके नीचे कभी भी बढ़ाना नहीं है। जब भी समीकरण को बैलेंस करना होगा तो हमेशा आगे लिखेंगे। कहाँ लिखा जाएगा? आगे। 2 ऑक्सीजन है तो इसके आगे 2 हो गया और मैग्नीशियम भी 2 हो गया तो इसके भी आगे 2 लिख दिए। नीचे लिखेंगे तो सूत्र बदल जाएगा। मतलब जब भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना हो तो कभी भी हम किसी परमाणु के नीचे संख्या नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है? अगर ठोस है तो लिखा जाएगा इससे ठोस, कोष्टक में लिख सकते हैं, बगल में लिखना है, बगल में लिख सकते हैं ठोस। अगर द्रव है तो लिखेंगे लिक्विड, अगर गैस है तो लिखेंगे जी, जी मतलब गैस। अगर मान लेते हैं कोई जलीय विलयन है तो जलीय विलयन के लिखा जाता है AQ, AQ मतलब एक्वस, इसका मतलब हो जाएगा जलीय विलयन। अगर कोई जलीय विलयन है बहुत ज्यादा सांद्र है तो लिखा जाता है कंसंट्रेट, यानी CON लिख देते हैं, इसका मतलब कंसंट्रेट। इसको लिख सकते हैं सांद्र। सांद्र का मतलब ये हुआ कि उसमें अणुओं की संख्या अधिक है, मतलब गाढ़ा है। और जब तनु लिखना होगा तो लिखेंगे डाइल्यूट, डाइल्यूट को कहते हैं तनु। मतलब जो भी विलयन है, गाढ़ा विलयन है, उसमें कणों की संख्या अधिक है तो गाढ़ा होगा। जैसे मोबिल और तेल की बात करें, मोबिल में कणों की संख्या ज्यादा है, गाढ़ा है तो उसे कहेंगे सांद्र है। मोबिल सांद्र है और तेल तनु है। जैसे पानी और तेल की बात करें, पानी तनु होगा, पतला है, और तेल गाढ़ा होगा। ऐसे बोल सकते। किस तेल की बात कर रहे हैं? अगर मान लेते पेट्रोल है तो पेट्रोल तो और हल्का हो जाएगा, पानी से भी हल्का। मतलब जिसमें कणों की संख्या ज्यादा है वह गाढ़ा दिखाई देगा और जिसमें कणों की संख्या कम है वह पतला दिखाई देगा। जैसे ले लेते हैं घी और पानी, घी में कणों की संख्या ज्यादा है, घी सांद्र हो जाएगा, पानी तनु। तो जब भी सांद्रता अधिक हो तो उसे कंसंट्रेट CON लिख सकते हैं, और पतला है, सांद्रता कम है, तब उसे बोलेंगे डाइल्यूट। जलीय विलयन है तो AQ से लिखेंगे। और क्या याद रखेंगे? और ये भी याद रखेंगे अगर कोई पदार्थ गैस बन के उड़ रहा है तो उसको ऐसे दिखाएंगे तीर के द्वारा, इसका मतलब गैस बन के बाहर जा रहा है। और जब भी तीर नीचे लिखेंगे इसका मतलब अवक्षेप बन रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अवक्षेप, अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, यानी पेंदी में बैठ रहा है। तीर नीचे है तो अवक्षेप बनेगा, तीर ऊपर है तो गैस यानी कि बाहर निकलेगा, गैस का निर्माण हो रहा है। और जब भी किसी अभिक्रिया को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसके लिए ऐसे डेल्टा का चिन्ह भी दिखा देते हैं। अभिक्रिया जो है गर्म की जा रही है, मतलब अभिक्रिया करवाने के लिए उष्मा देना पड़ता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, इसको लिख दिए उष्मा। अगर कोई अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो उसको ऐसे H न्यू से दिखाते हैं, ये सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया होती है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, और क्या लिख सकते हैं? जैसे में अगर कोई ऊष्माशोषी अभिक्रिया है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी, तो अगर ऊष्मा इधर देते हैं कोई अभिक्रिया करवाने के लिए, इसको हटा रहे हैं, किसी अभिक्रिया को करवाने के लिए अगर ऊष्मा देना पड़ता है, मान लेते हैं A+B है, A+B और ये C+D में चेंज हो गया। अगर अभिक्रिया में प्लस उष्मा लिखते हैं, ऐसे प्लस उष्मा,
इसका मतलब ये है कि उसको उष्मा देना पड़ा, उष्मा लेकर के उत्पाद में बदला, यानी अभिक्रिया को करवाने के लिए उष्मा लगाना पड़ा, मतलब इसे कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। लेकिन अगर अभिक्रिया करवाने के बाद उत्पाद के रूप में उष्मा भी निकलता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस उष्मा। कोई अभिक्रिया ऐसे A प्लस बी और ये C प्लस डी में बदला और प्लस उष्मा लिखे हैं, तो यहाँ पे ये अभिकारक और ये उत्पाद, उत्पाद के रूप में C बना, D बना, प्लस उसके साथ उष्मा भी बना, मतलब उष्मा भी बाहर निकला, तब इसे कहेंगे अभिक्रिया करवाने के बाद उष्मा निकला, यानी ये उष्मा क्षेपी है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया को उष्मा देना पड़े, जो उष्मा सोखे, उससे कहेंगे उष्मा शोषी, और अभिक्रिया के दौरान उष्मा बाहर निकले उसे कहते हैं उष्मा क्षेपी। इसको चेंज करके ऐसे लिखा जा सकता है। अगर इसको इधर लिखना चाहें, जैसे मैथ में पढ़े इधर प्लस है तो बराबर किधर लाते तो माइनस में चला जाता है, उसी को इधर लिखना होता तो लिखते माइनस उष्मा, ऐसे लिख सकते थे, यानी अभिक्रिया हुआ है तो उसमें से उष्मा बाहर निकला है। अगर इसी को हम चाहते हैं तीर के ऊपर लिखना चाहते हैं ऐसे, अगर यहाँ पे लिख देते हैं प्लस उष्मा, इसका मतलब अभिक्रिया में उष्मा प्लस हुआ है, उष्मा लिया है उसके बाद अभिक्रिया हुआ है। अगर लिखते हैं माइनस उष्मा, इसका मतलब अभिक्रिया होने के बाद उष्मा बाहर निकला है। अगर तीर के ऊपर लिखते हैं प्लस और माइनस, तो प्लस का मतलब समझना अभिकारक में जुड़ रहा है और माइनस का मतलब देखना अभिकारक में से बाहर निकल रहा है। यानी जब भी उत्पाद बनेगा तो या तो उसमें उष्मा देना पड़ेगा या तो उसमें से उष्मा बाहर निकलेगा। ऐसी अभिक्रिया जिसको उष्मा दे रहे हैं उसे कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, और जिस अभिक्रिया में से उष्मा बाहर निकलता है उसे कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कभी कभी ऐसे हो सकता है ये तो उष्मा शोषी है, प्लस दिए हैं, लेकिन इसी को जब उधर लिखना हो तो प्लस जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी किसी भी अभिक्रिया को लिखने के लिए ऐसे प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। याद रखना, एक्यू का मतलब एक्वस जली विलयन, कंसंट्रेट का मतलब सांद्र, डाइल्यूट का मतलब तनु, सॉलिड का मतलब ठोस, लिक्विड का मतलब द्रव, गैस का मतलब गैस, और डेल्टा का मतलब उष्मा, डेल्टा का मतलब उसमें हीट किया जा रहा है, इसको लिख सकते हैं उष्मा। और क्या दिया हुआ है, तीर ऊपर की ओर है तो समझना गैस बाहर निकल रही है। और इसमें एक और बात ऐसे याद रखेंगे, अगर कोई अभिक्रिया है उसके बीच में ऐसे चिन्ह दिखाई दे रहा है दो तीर वाला, मान लेते हैं ये प्लस बी है और ये सी प्लस डी में बदल गई। अगर दो तीर दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये उत्क्रमणीय, ये उत्क्रमणीय यानी इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल, यानी अभिकारक उत्पाद में भी बदल सकता है और उत्पाद अभिकारक में भी बदल सकता है, दोनों तरफ अभिक्रिया हो रही है। ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अभिकारक उत्पाद में बदल सकता है और उत्पाद भी अभिकारक में चेंज हो सकता है, रिवर्सिबल। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखा जा सकता है। कोई भी अभिक्रिया ऐसे लिख दिए, इसका मतलब यह हुआ कि हम अभिक्रियाओं को देख करके इसके बारे में बता सकते हैं। बता सकते हैं कि ये जली विलयन है, ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है, किस अवस्था में है, देख के बता सकते हैं कि उसमें क्षेपी है कि उसमें शोषी है, अगर इन प्रतीकों को ऐसे लिखते हैं। यानी और भी क्या बता सकते हैं, ये बताया जा सकता है परमाणु की संख्या कितनी है, उसके द्रव्यमान को, उसके भार को बताया जा सकता है। अणु या परमाणु की संख्या बता सकते हैं कितनी है अभिक्रिया को देख करके, और उसका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान बता सकते हैं, क्योंकि पहले से परमाणु का द्रव्यमान पता होता है तो अणु का द्रव्यमान निकाल लेंगे, यानी कि अभिक्रियाओं के द्रव्यमान के बारे में पता चल जाएगा द्रव्यमान क्या है। तो इस प्रकार इसको ध्यान रख सकते हैं। एक प्रश्न लिखते हैं, इसको संतुलित करके दिखाइए। रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित कीजिए, को संतुलित कीजिए। इसे संतुलित कैसे करेंगे, तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को लिख लेते हैं। जैसे लिखेंगे Fe, ये आयरन और ये H2O पानी, बदल गया Fe3O4 में, और H2। तो ये पीछे बताए थे कि जब भी परमाणु की संख्या को बराबर करना हो, अणु के नीचे, परमाणु के नीचे संख्या बढ़ाना नहीं है, मतलब 2 या 3 नहीं लिखना है, आगे लिखना है। यहाँ पे देखें सबसे पहले Fe 3 बार है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, इसके आगे लिख देते हैं 3, ये भी 3 बार हो गया।
ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 4, तो 4 नीचे नहीं लिखेंगे, आगे लिखेंगे 4, यानी ऑक्सीजन 4 हो गया। ऑक्सीजन 4 हुआ, लेकिन हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन भी 4 गुना हो गया, ये मतलब H2 4 बार हो गया। H2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी H2 के नीचे 4 है, H2 के आगे 4 है, तो हाइड्रोजन 4 बार हो गया, 1 2 3 4। इस प्रकार से 2 2 4 2 6 2 8, टोटल हाइड्रोजन कितना हुआ 8। तो ऐसे लिखने से अच्छा है, ये समझाने के लिए लिखे हैं कि 4 का 2 में गुणा कर दो, संख्या पता चल जाएगी, 4 दूनी के 8, ऐसे लिख सकते हैं। तो इधर 8 हो गया हाइड्रोजन, इधर इधर भी 8 करना है, तो इसके आगे लिख देते हैं 4, 4 दूनी के 8, हाइड्रोजन 8 हो गया। फिर देखें 3, Fe3 हो गया, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4 दूनी के 8, हाइड्रोजन 4 दूनी के 8, यानी कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। एक प्रश्न दिया है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन को अगर वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो आर्द्र वायु की उपस्थिति के कारण, आर्द्र मतलब नमी बोल सकते हैं, इसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है और ये जलने नहीं देती है। इसको हटाने के लिए, यानी जलने में बाधक उत्पन्न करती है, बाधा उत्पन्न करती है, इसको हटाने के लिए रेग मार्क से, रेग मार्क बोल सकते हैं, रेग मार्क से साफ किया जाता है, जिसके कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाती है और आसानी से रिबन को जलाया जा सकता है। इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं, आर्द्र वायु की उपस्थिति के कारण मैग्नीशियम के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जो मैग्नीशियम रिबन को जलने में बाधा उत्पन्न करती है, तो उसे हटाने के लिए रेग मार्क से साफ किया जाता है। रेग मार्क क्या होता है, जैसे देखे होंगे जो कभी घर और साफ किया जाता है या जंगला वाला, तो एक कागज टाइप का होता है, उस पे बालू के कड़े से दिखाई देते हैं, पत्थर के, इस प्रकार से, जिसको घसीट करके साफ किया जाता है। तो रेग मार्क से साफ इसीलिए करते हैं ताकि वो परत हट जाए और मैग्नीशियम रिबन आसानी से जल सके। ऐसा प्रश्न दिया है। आगे प्रश्न दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखना चालू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। इसमें सबसे पहला दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और दोनों को मिलाने से बना हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी समीकरण को बैलेंस करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2 और क्लोरीन का सूत्र होगा Cl2। दोनों गैस है तो क्वेश्चन में गैस लिख सकते हैं। इसके बाद से एरो लगाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl, यह भी गैस है। अब क्या करें, बैलेंस कैसे करें, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो इसके नीचे 2 लिखेंगे गलत हो जाएगा, इसके आगे 2 लिखेंगे तब सही है। हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, और जब हाइड्रोजन 2 गुना हुआ क्लोरीन भी 2 हो गया, आगे 2 का मतलब जितना भी यहाँ दिखाई देगा सब 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अगला दूसरा नंबर है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक, इसको मिलाने से क्या बना, बेरियम सल्फेट बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सवाल में लिख के देगा, इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है Ba
Cl2। ये कहाँ से आ रहा है अभी आगे बताने वाले हैं। बेरियम डबल प्लस बनाता है, क्लोरीन एक माइनस, दो इसके नीचे लिखते हैं, एक इसके नीचे, यहाँ पे एक और इसके नीचे दो, यहाँ पे एक और यहाँ पे दो। एक लिखे या न लिखे कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब बेरियम एक है क्लोरीन दो है, बेरियम एक है क्लोरीन दो है। और एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस बनाता है, और सल्फेट SO4 डबल माइनस, दो इसके नीचे और इधर तीन आयन दिखाई दे रहा है, तीन इसके नीचे, तो यहाँ पे लिखेंगे Al2 और SO4, यहाँ पे सिंगल होता तीन लिख देते हैं, यहाँ पे दो दो दिखाई दे रहा है तो कोष्टक लगाएंगे, कोष्टक लगाने के बाद तीन लिखेंगे, इसका मतलब ये तीन यस पे भी है और ओ पे भी है, दोनों पे आ गया, सल्फर पे और ऑक्सीजन पे दोनों पे लग गया। तो जब भी ऐसा अगर आए कि जहाँ पे परमाणु की संख्या दो हो तीन हो ऐसा अगर दिख जाए तो नीचे जो है कोष्टक लगा के नीचे लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे दो दिखाई दे रहा है तो दो को कहते हैं ट्वाइस। अगर नीचे लिखते हैं किसी भी कोष्टक के नीचे अगर दो लिखा है तो उसे कहेंगे ट्वाइस, अगर कोष्टक के नीचे तीन लिखा है तब उसे कहेंगे थ्राइस। यहाँ पे थ्राइस हो गया, Al2SO4 थ्राइस। अब इसको बदल दिए बेरियम सल्फेट में, ये बेरियम सल्फेट, ये सूत्र हो गया। ये आगे सीखने वाले हैं कैसे लिख रहे हैं, जैसे बेरियम बनाता है डबल प्लस और सल्फेट डबल माइनस, दो इसके नीचे दो इसके नीचे, और दो से दो काट देंगे बचा BaSO4, बेरियम सल्फेट बना। और क्या बना, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम और क्लोराइड का सूत्र होगा Cl3, एल्युमिनियम तीन प्लस बनाता है और क्लोरीन एक माइनस, तीन इसके नीचे और एक इसके नीचे, बनेगा Al एक बार और क्लोरीन तीन बार, ऐसे लिख दिए। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले आगे देखेंगे धनायन, अगर कोई यौगिक लिख रहे हैं आगे धन वाला होगा पीछे माइनस वाला, आगे प्लस वाला दिखाई दे रहा है पीछे माइनस वाला, तो सबसे पहले बैलेंस करना होगा तो आगे प्लस वाला ही देखेंगे, उसके बाद से पीछे वाला देखेंगे माइनस वाला कैसे बैलेंस करें। जब भी बैलेंस करना होगा तो धनायन को पहले देख लेंगे, इसके बाद से सल्फर को ऑक्सीजन को देख लेंगे, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को देखा जाता है। अगर कोई हाइड्रोजन है तो सबसे लास्ट में, हाइड्रोजन की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है तो सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, कभी भी हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पे बेरियम एक है तो यहाँ भी बेरियम एक है, यहाँ पे SO4 तीन बार है, हम मान लेते हैं कई बार, सल्फर ऑक्सीजन न बोल के कई बार बोल दिया SO4 तीन बार, तो यहाँ पे होना चाहिए तीन बार, इसका मतलब इसके आगे लिखेंगे तीन, नीचे नहीं लिखना है, आगे लिखेंगे तीन, तो SO4 तीन बार हो गया। अब यहाँ पे SO4 तीन बार हुआ, बेरियम भी तीन बार हो गया, तो यहाँ पे बेरियम के आगे लिख दिए तीन, तीन बार ये भी हो गया। ठीक, एल्युमिनियम देखें यहाँ पे दो है, यहाँ पे कितना है एक है, इसके आगे लिख देंगे दो, एल्युमिनियम दो हो गया, यहाँ भी एल्युमिनियम दो है। क्लोरीन यहाँ पे दो, दो का तीन में गुणा करेंगे, तीन दुना के छह, क्लोरीन कितनी बार हो गया छह बार, जैसे Cl3 के आगे दो है तो Cl3 दो बार लिखेंगे तो तीन तीन छह हुआ, तो ऐसे ही गुणा कर लेंगे, दो तिहाई छह, टोटल छह हो गया। और इधर भी देखेंगे दो तिहाई छह, यानी इधर भी छह हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। इस प्रकार से आप क्रिया को संतुलित कर सकते हैं। अगला दिया हुआ है तीसरा नंबर, सोडियम जल, सोडियम प्लस जल, इसको मिलाएंगे बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे लिखते हैं सोडियम, सोडियम का सूत्र होता है Na और HOH, HOH को मतलब H2O को लिख सकते हैं HOH, या ऐसे लिख सकते हैं H2O। अब बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2O को जब भी लिखेंगे ऐसे करके लिखेंगे HOH, ऐसे लिखा जा सकता है। तो एक सोडियम है और OH के साथ मिलेगा तो बनेगा NaOH, क्या बनेगा NaOH, बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, बच गया H, यहाँ पे देखें बच गया H, और हम यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का सूत्र तो H2 होता है, यहाँ पे एक ही H है और यहाँ पे कितना H निकाले हैं दो, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए दो का आधा कर देंगे, दो का आधा कितना हो जाएगा एक, यानी दो का आधा एक हो गया, इधर भी एक हाइड्रोजन इधर भी एक हाइड्रोजन, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो OH को HOH को दो बार लिख लेते हैं, हम यहाँ पे H2O को हटा के सिर्फ HOH लिख देते हैं, जैसे H2O का एक अणु
और H2O का एक अणु, 2 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, तो यहाँ से हाइड्रोजन सिर्फ हटा देते हैं, यहाँ पे H2, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, यानी 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए, बचा NaOH। तो NaOH, जब भी NaOH मिलेगा तो NaOH ही बनेगा, यानी Na के ऊपर होता है एक प्लस और OH के ऊपर एक माइनस, एक इधर और एक इधर लिखेंगे, NaOH ही बनेगा। तो यहाँ पे NaOH एक बार बन गया, एक बच गया। अब क्या करें, Na को 2 बार लिख लेते हैं, तो Na 2 बार ले लिए और H2O 2 बार ले लिए, तो बन गया 2 बार NaOH और 2 H2O बाहर निकल गया। ये भी समीकरण सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दे क्या किए हैं, सोडियम का 2 अणु लिए हैं, H2O का 2 अणु, और इस प्रकार से 2 NaOH निकल गया बाहर, NaOH और 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गया। ऐसे लिखेंगे तब भी सही है। और दूसरा क्या बताए हैं, दूसरा बताएं अगर ऐसे लिख देते हैं Na प्लस HOH, तो यहाँ पे लिख देते हैं NaOH, बन गया NaOH, और हाइड्रोजन का आधा लिख दिए, H2 का आधा मतलब एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन और यहाँ भी एक हाइड्रोजन। इस प्रकार से रिएक्शन को बैलेंस कर दिए। आज के लिए इतना ही, कल बताएंगे रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे और उसके अवस्था के साथ लिखेंगे। रिएक्शन का सूत्र भी लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे और उसकी अवस्थाओं को साथ में लिखते रहेंगे। जैसे कोई ठोस है तो यस लिखेंगे, लिक्विड है तो यल लिखेंगे, कोई जलीय विलयन है तो एक्यू लिखेंगे, एक्वस, अगर सांद्र है तो कंसंट्रेट लिखेंगे, अगर तनु है तो डाइल्यूट लिखेंगे, प्रतीकों के साथ और उसके अवस्थाओं के साथ लिख लिख के रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।